नमस्कार मित्रों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मास्टर बैच की इस श्रृंखला में मैं संस्कृत सब्जेक्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें मैं क्रमवार एक से एक जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको सिखाता चल रहा हूं। जो टॉपिक्स बची हुई हैं उनको भी मैं बेहतरीन ढंग से आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए एकदम परिश्रमशील होंगे, कर्मठशील होंगे, जिससे आपकी सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपको सामने दिख रहा होगा उपसर्ग एवं प्रत्यय। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, 1 से 2 वीडियो लग सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें आसान तो है, आता भी है, जरूर आता है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने जहां से पढ़ाया था एकदम हूबहू वहां से आया हुआ था, तो 1 नंबर तो यहां से पक्का हो जाता है इसका मतलब। और अगर आप विश्वास करते हैं हमारे ऊपर तो सच में पक्का करेंगे। जितनी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं अगर वहां से प्रश्न बन गया, और ज्यादातर बनता है, तो 1-1 नंबर जोड़कर दोस्तों वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर बनाते हैं। तो किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। टॉपिक छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहले बोर्ड ले लिया जाए। सिलेक्ट हो जाइए। अब एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या पढ़ना और क्या समझना है। ठीक है, आइए। पहले हम लोगों को समझना है उपसर्ग। क्या समझना है? उपसर्ग। फिर उसके बाद क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, तो अब आपके समक्ष जो दिख रही हैं हेडिंगें, उसमें से हम चाहेंगे कि ये जो प्रत्यय है इसको हटा दिया जाए। पहले हम लोग उपसर्ग देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? उपसर्ग देखेंगे ना, तो उपसर्ग को देख लिया जाए। पहले किसको देखा जाए? उपसर्ग को देखा जाए। ये देखिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा चाहेंगे ये हो जाए बस। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। चलिए सजाने बाद में सजा दिया जाएगा। उपसर्ग। उपसर्ग, सबसे पहले ये बताइए उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले आप ये बताइए। धातु कौन सी है वो तो बात की बात है, उसके बाद प्रत्यय कौन सा है इसमें वो बात की बात है। तो उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है, परिभाषा क्या है और संख्या कितनी है, साथ ही साथ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये सारी चीजों को हम आज आपके समक्ष रखेंगे और एक ही वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। वादा रहा, आपको कहीं और फिर से नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। उपसर्ग 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उपसर्ग है, इसमें सृज धातु है, घई प्रत्यय है। और उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना मित्र, वह क्या होता है? जो समीप में रखा जाए। जो समीप में, उप का मतलब ही होता है समीप, जो समीप रखा जाए। और उपसर्ग दोस्तों ज्यादातर होते हैं जो ना, वो तो अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्ययों की संख्या और भी है, लेकिन हमें उपसर्ग देखना है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो प्रायः अव्यय भी होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं प्रायः अव्यय भी होते हैं।
यह भी जानना जरूरी है आपके लिए। अव्यय का क्या मतलब हुआ? अव्यय का मतलब जो अव्यय, जो खत्म ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जिसमें बदलाव ना हो। अर्थात जैसे होता है ना कि वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, रूप के अनुसार उनका परिवर्तन हो जाता है, स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है। तो ये सब परिवर्तन अव्यय में देखने को नहीं मिलते हैं। वो जैसे रहते हैं वैसे उनका प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे होते हैं उनका प्रयोग वैसे ही कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग भी वैसे ही प्रयोग हो जाते हैं, इसीलिए उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। लेकिन अव्यय एक अलग सी टॉपिक है, उसमें और भी अव्यय आते हैं। उपसर्गों की संख्या सीमित है, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। लिखते चले, चलिए लिखते चलते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। शुरू किससे करें? चलिए ब्लो से शुरू करते हैं। तो उप, धन, सृज, धन, घाय प्रत्यय, ये रहा। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जानते हैं कि वह वर्ण समूह जो किसी धातु या शब्द के आगे जुड़कर, क्या आगे, पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। वह वर्ण समूह जो किसी शब्द या धातु के आगे जुड़कर या पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। परिभाषा भी हो गई, आइए दिखाते हैं आपको। ये रहा उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपके सामने दिख रहा है। कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे भाई? तो उपसर्ग का नाम ही है क्या? उप। उपसर्ग का नाम ही है क्या? उप। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बहुत बड़ा लग रहा था हमको। अब उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद आपके समक्ष जो दिख रहा है, आपके चक्षु के सामने जो दिख रहा है, वह क्या है? सृज है। सृज इसमें क्या है दोस्तों? तो सृज धातु है। सृज क्या है? धातु है। ये मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में जिसके ऊपर भी लगा हो करड़ी, वह क्या होता है? धातु होता है। इसके पश्चात ये देखिए घाय। घाय क्या है इसमें? तो घाय इसमें प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आगे बताएंगे, इसलिए इसको इतना जानिए बस। क्या समझ में आया कि उपसर्ग में उप उपसर्ग है। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। धातु सृज धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? तो घाय प्रत्यय है। ठीक है, ये हो गया। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन? तो देख लीजिए क्या होता है। तो उपसर्ग में, उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ बनता है, शाब्दिक अर्थ क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये बन जाता है आपका शाब्दिक अर्थ। क्या बनता है? तो ये बन जाता है आपका जो समीप में रखा जाए। जो समीप में रखा जाए। और ये जो उप है ना, उप का अर्थ ही होता है समीप। उप का अर्थ ही होता है क्या? समीप। ठीक है। सृज सर्जनात्मक से बना है। सर्जना मतलब रचना करना, रचना मतलब रखना, रखना मतलब ये देखिए समीप रखा जाए। मिलाएंगे तो अर्थ तो आ जाएगा ऐसे, और इससे ज्यादा इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
इससे ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जानिए उप का अर्थ ही होता है समीप, उप का अर्थ हो गया समीप। तो अब ये जो शाब्दिक अर्थ बन के आया है आपके सामने, जो समीप में रखा जाए, तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसकी परिभाषा देखा जाए, तो परिभाषा देखने के लिए तो हमें फिर से इधर आना पड़ जाएगा भाई, क्योंकि हम लिखते तो इधर से ही हैं, राइट हैंडेड हैं, तो राइट हैंडेड के लिए हमें इधर ही आना पड़ेगा। चलिए परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा देख लीजिए। जो से बनाते हैं, चलिए इसे हटा देते हैं, जो से बनाते हैं। चल नहीं, वे वर्ण समूह, वे वर्ण समूह जो किसी धातु या शब्द, धातु या शब्द के पहले या पूर्व या, अब जैसा भी आपको समझ में आए वो समझ लीजिएगा आप, आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन करते हैं, माफ कीजिएगा, परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन कर देते हैं, कर देते हैं उन्हें या उसे, उन्हें, उसे नहीं लिखिए, उन्हें लिखिए, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये रही परिभाषा आपकी, उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या इतनी नहीं, इनकी, इनकी संख्या कितनी होती है, 22, ठीक है, 22 होती है, ठीक, नोट माफ कीजिएगा और नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए पहले, संख्या कितनी होती है, 22। बाईस लिख लीजिए, फिर उसके बाद दिखाएं कि कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या लिख देते हैं। परा, अप, सम, ठीक, परा, अप, सम, सम के बाद क्या हो जाएगा, अनु, परा, सम, अनु, अब क्या हो जाएगा, अब निर, निस, दूर, दुस, निर, निस, दूर, दुस, प्रति,
अधि, प्रति, अधि, अभि, अभि, अधि, अभि हो गया। उप, उप, आंग, वी, आंग हो गया, वी हो गया, ठीक। और नी, एक हो गया नी, कितना हुआ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। 16 का मतलब 6 और बचे होंगे। तो कौन कौन से हैं? एक परी लिखिए, परी के बाद सु लिखिए, परी हो गया, सु हो गया, बचे कौन कौन से हैं अभी? उत हो गया ना, उत, उत, 3 और बचे हैं, कौन कौन से हैं? नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। यहाँ अति, उत हो गया, अति, अपि, अति हो गया, अपि हो गया, कोई और बचा है भैया? अधि हो गया, तो हो तो जाना चाहिए। अब देखते हैं, 22 थे ना, चलिए नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब बताइए, हम ढूंढ रहे थे कि एक और बताइए क्रम, अगर गिनती नहीं लिखते तो कहाँ से अभी मिलता? 22 तो हो गए, टोटल हमने लिख दिया, उसके बाद ढूंढ रहे थे कि छूट क्या रहा है, कुछ और छूट रहा है। 22 के 22 आपके सामने है, 22 के 22 उपसर्ग आपके सामने है, परिभाषा आपके सामने है, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कीजिए इसको, हम हट जा रहे हैं, नोट कीजिए, नोट कीजिए तो सही तो है, बेकार में हम परेशान हो रहे थे। हो गया, चलिए तो हो गया है, तो अब आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए। ओ इसी पे रुकिए, आप नहीं रुकिए, हाँ ओके, क्या बात है भाई, ये यार फाइनेंसर, चलिए तो ये हो गए। सबसे पहले नंबर पे आपको हम प्रा दिखाते हैं। प्रा उपसर्ग आप जानते हैं किस में लगता है, देख लीजिए, प्रकार हो गया, प्रकाश हो गया, प्रकार हो गया, प्रकाश हो गया, देखिए प्रवेश हो गया, ठीक, प्रकरण हो गया, प्रकरण हो गया, बस आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि हाँ ये प्रयोग होते हैं। अब उसी तरह से परा देखेंगे, आप परा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पराक्रम, पराधीन, पराक्रम, पराधीन, ठीक। परा से और भी आप समझ सकते हैं, जैसा आप देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे शब्द मिलते हैं, बहुत सारे शब्द आपके सामने जो है देख लीजिए, पराधीन है, पराक्रम है, और परामर्श है, परामर्श है, ठीक।
उसी तरह से अब देखेंगे तो अप का देखेंगे, अप में देखेंगे जब क्या क्या हो जाएगा, अपमान, पहला क्या हो गया, अपमान हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट इतना मैसेज देते हैं भाई, अपमान हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपमान हो गया, अपभ्रंश हो गया और अपयश हो गया। तो इस तरह से आपको जहां अप लगा मिले इसका मतलब है वही हो गया सम। सम का मतलब तो जानते हैं, सबसे पहले संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत लिख लीजिए, संस्कृत में भी है, संकल्प में है, संकल्प में है, सम्मान में है, सम्मान में है, ठीक है, और संयोग में है, संयोग में है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। अनु में देखेंगे तो अनु का भी देख लेंगे तो बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। सबसे पहले तो अनुच्छेद हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुक्रम, अनुवृद्धि जैसे शब्द आप देखेंगे उसमें आपको क्या देखना पड़ता है, उसमें आपको यह देखना पड़ता है कि आपको वह मूल शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मूल शब्द आपको अगर मिल रहा है तो उपसर्ग आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग में कुछ होता नहीं है, बस आपको ध्यान देने की, देखिए अप 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 यानी कि आप उपसर्ग है, पारा 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 उपसर्ग है, प्र 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 उपसर्ग है, सम शम 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 उपसर्ग है। अब इसी तरह से देखना चाहेंगे, अनु का दिखा दिए, अव का, अव देखेंगे, अव भी देख लीजिए, अवनति, सबसे पहले क्या है, अवनति है, तो अवनति हो गया, अवनति के साथ अवगुण हो गया, अवनति हो गया, अवगुण हो गया, अवगुण के बाद अनुभव, अच्छा अनु में तो हो गया, अनुभव, अनुभव अनु में हो गया, अनुक्रम भी बताया था, तो अनुवृद्धि भी बताया था, बहुत सारे शब्द बताया मैंने। इस तरह से शब्दों को जब देखेंगे आप, शब्द देखते ही आपके सामने, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, मैं सारे शब्द नहीं लिखवाऊंगा आपको कि ये शब्द आप देख लीजिए, मैं तरीका सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसे आप देखेंगे तो आपको उपसर्ग मिल जाएगा, आप आसानी से उपसर्ग को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और बाकी शब्द मैं तो लिखकर बहुत सारे शब्द रखा हूं आपके लिए, तो जैसे देखिए अवलोकन हो गया, लिखकर रखने के लिए तो भाई लिखकर रख दिया जाता है, उसमें से देख सकते हैं आप, अवलोकन हो गया। हाँ, जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें मेरे लिखे हुए शब्द होंगे, मेरे ढूंढ कर लिखे गए शब्द होंगे, जो मैं ढूंढा हूं, अपने से बनाया हूं, ढूंढा हूं, तो वो आपके लिए है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अवतार हो गया। अब उसी तरह से निस की बात करेंगे, निस्सार हो गया, निशंक हो गया, निस्सार, निशंक और निस्तृत, ठीक। उसी तरह से निर का देखेंगे तो निर्गमन, निर्गच्छति, निराकार, क्या हो जाएगा, निराकार, निरुद्देश्य। तो जितने शब्द आप देखेंगे सब में मिल रहा है कि निर निर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, निर मिल रहा है। आप देखिए ना, मैंने अभी निर का बताया आपको, निर निर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, निराकार, मैंने कहा, कह दिया निराकार आपको, तो निराकार दिख रहा है, निर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, निर दिख रहा है, क्या हो जाता है इसमें, तो निर्धन आकार, निर्धन आकार हो गया। फिर उसी तरह से जब आप बात करेंगे तो निर्गच्छति मैंने बोला है, निर्गच्छति, ठीक, तो निर्धन गच्छति, निर्धन गच्छति, ठीक, निर्धन गच्छति, निर्धन गच्छति हो गया, ठीक। उसी तरह से निरुद्देश्य बोला मैंने आपको, क्या बोला, निरुद्देश्य बोला है, ये देश्य, निरुद्देश्य, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या हो गया, निर्धन उद्देश्य, क्या उद्देश्य है आपका, लीजिए निरुद्देश्य हो गया। तो इस तरह से जब आप ढूंढेंगे तो आपको सारे शब्द देखने को मिल जाते हैं। देखिए
मिल गया ना नीर। निस्संदेह अभी बोला था मैंने, क्या बोला था मैंने? निस्संदेह, निस्संदेह, निशंक, निशंक। अब बताइए ये जो निश है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमारा उपसर्ग है ना। यहां से देखिए सा के आने के बाद ये सा तालव्य में बदला, नहीं तो ये भी तो वही है। क्या है? ये भी वही है। निश धन शंक हो गया, मिल गया। निस्सार देख लीजिए, निश धन सार, ये भी देखना चाहेंगे आप तो क्या मिल गया? निश धन सार, मिल गया ना। इसी तरह से सब में मिलेगा, इसी तरह से सब में मिलेगा। कुछ शब्द हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे होता है प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक मैंने आपको संधि में ही पढ़ा दिया है, आप आराम से ढूंढ लेंगे। अभ्युदय, एक मिनट माफ कीजिएगा, कुछ शब्द हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन दिखता है कभी कभी। अभ्युदय, ठीक, अभ्युदय हो गया। उसी तरह से आपका हो गया अध्यादेश, अध्यादेश, अतिशयोक्ति, अच्छा अति तो पूरा है उसमें, अत्यंत, अत्यंत। कुछ और हैं जो आधे बनते हैं, देख लेते हैं। पर्यवेक्षक, चलिए इतने से आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। प्रत्येक, प्रत्येक में जब आप देख रहे हैं प्रतिधन हुआ ना, प्रति, तब धन एक लगता है, तब जाके ये बनता है बेचारा। उसी तरह से अभी धन उदय, उसी तरह से आधि धन आदेश। भाई हैंडराइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, आप मूल शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जल्दी सोच रहे हैं जल्दी से समाप्त हो जाए, समय आपका ज्यादा ना लें। अति, अति हो गया कि नहीं हो गया? अति धन अंत, अति धन अंत। तो देखिए मैंने जितने शब्द बताए हैं ये शब्द में मेन अधि उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। मिला? उप तो आपको देखने को मिला, उपसर्ग ही मिल गया, उपदेश मिल गया, उपभेद मिल गया। उप तो देखने को सीधा सीधा मिल जा रहा है। बाकी कुछ और बचा है, देख लेते हैं। कुछ शब्द रखे हैं हमने तो उसको भी देख लेते हैं भाई, कहाँ से कोई दिक्कत ना मिले लगे आपको। तो बुरा तो आपके लिए हो ही गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रतिकूल हो गया, प्रत्युत्तर हो गया, परिश्रम, उपकार, अपिधि, बस इतने ही शब्द होते थे। इतने ही शब्द हैं जो अपना रूप बदल के आते हैं, अपना रूप बदल के आते हैं। ये तो ऐसे रूप बदले दिखेंगे, देखिए रूप बदले रहेंगे, लेकिन रूप बदलने से वो समाप्त थोड़ी हो जाएंगे। देखिए प्र है, टा आधा मिलेगा, समझ जाइएगा कि प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अ है, धा आधा मिलेगा, समझ जाइएगा कि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। आ है, भा आधा मिलेगा, तब भी समझ जाइएगा कि अभि उपसर्ग है। और आ है, ता मिलेगा, तब भी समझ जाइएगा कि अति उपसर्ग है। तो बहुत आसान सी टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसलिए पढ़ाना भी जरूरी था। ठीक, अब इसी तरह से कुछ धातुओं में आते हैं, कुछ धातुओं में जब ये आते हैं तो उनको भी मैंने रखा है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए रखा है मैंने। जैसे अब उदयति, एक शब्द है उदयति, उदयति। अब उदयति में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। धातु की जरूरत नहीं है, धातु तो बाद में आप देख लेंगे, धातु बाद में आप देख लेंगे, लेकिन पहले आप बताइए उपसर्ग। उद उपसर्ग आपके पास है? नहीं है ना। जब उद उपसर्ग ही नहीं है तो उपसर्ग आपका क्या है? संस्कृत में उपसर्ग आपके पास उत है। उत धन अय, उत धन अय उपसर्ग। अय उपसर्ग जब लगता है ये जो ता है ये अपने तीसरे वर्ण में बदलता है तो दा बना लेता है। ठीक, ये बन गया उदयति। उत
धातु में जब मिल के आया, अभी तक शब्दों में मिला के मैंने बताया। उसी तरह से जब आप देखेंगे तो आपका होता है ना, जैसे प्रय उपसर्ग है ना, हाँ प्रय उपसर्ग, प्रय उपसर्ग जब आप देखेंगे, प्रार्थयते, प्रार्थयते, प्रधन अर्थ, प्रधन अर्थ, ठीक, प्रधन अर्थ हो गया। प्रय उपसर्ग लगा है, आपके सामने दिख रहा है कि पीछे आ है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से भी देखेंगे, जैसे अवेय, अवेय क्या हो गया, अवेय, अवेय क्या होता है दोस्तों, तो ये हो गया अवधन ए, अवधन ए, अवेय, अव उपसर्ग का प्रयोग। तो जैसे अब आपको देखें तो प्र तो हो गया, आप हो गया, ये भी देख रहे हैं आप लोग, अवेय ही हो गया। हाँ, प्रतीक्षते एक शब्द मिला, फिर सारे शब्द मैं वैसे आपके लिए होमवर्क करके रखता हूँ, क्या करके रखता हूँ, होमवर्क करके रखता हूँ, देखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं, लेकिन इन शब्दों को देखना भाई आपके लिए, शब्द है मिस हो गया तो देखना तो जरूरी है ना। जैसे आपका हो गया शब्द कौन सा, अभी क्या बोला मैंने, प्रतीक्षते, प्रतीक्षते, प्रतिधन, वैसे धातु कौन सी होती है, इच्छ धातु होती है, कौन सी धातु, इच्छ धातु होती है, वहां जाने के बाद वो बदलना उसका कार्य है, वो अलग बात है। यहाँ आपको देखना क्या है, प्र के बाद त, प्र के बाद त है, इसका मतलब है प्रति उपसर्ग तो होता नहीं, सारे उपसर्ग आपको याद होने चाहिए ना। अब ये प्रति उपसर्ग होता है, प्रति नहीं होता है, जब प्रति नहीं होता है तो आपको सामने समझ में आ रहा है, ये उपसर्ग है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, निष्कासित, जरा इसको भी देख लीजिए, दिमाग में आ गया तो देख लीजिए, निष्कासित। अब निष्कासित में देख लीजिए, ये जो निस है, ये क्या है, ये वाला है, नहीं है, ये परिवर्तित होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो दंत सा होता है, दंत सा ही रहता है, वो उसके बाद संधियों के प्रयोग से बदलता है, रूप बदल लेता है, ठीक। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अति, अधि, अभि, अपि, परि और प्रति, आप हो गया, उप, निर, निस, दूर, दुस, कुछ और बच रहा है, अभि, अभि, अधि, बताया, अच्छा बताया मैंने। तो ये सब मिला के आपके 22 उपसर्ग होते हैं, और मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, समझ में तो बखूबी आया होगा, और नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको समझा दूंगा, ठीक। तो आज की क्लास कैसी लगी मेरे प्यारे दोस्त, आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही रुचिकर क्लास थी, बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, और एक ही क्लास में समाप्त होने वाली थी, तो समाप्त भी हो गई, और सारी जानकारियां हमने ले भी ली। और क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा प्यारा लाइक दे दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।